पटकन बोलायचं दिसताय सगळे आता. Good afternoon. Today we will be going through the topic ostomy care. So आप लोगों को कोई आइडिया है what is ostomy? Pouch like opening. Opening. Pouch like opening. Pouch like opening. और कुछ, और कोई कुछ कहेगा? ओस्टोमी. Okay. Ostomy is an artificial opening. Ostomy is an आवाज. ओके. ओस्टोमी क्या है? ओस्टोमी इज एन आर्टिफिशियल ओपनिंग. आर्टिफिशियल ओपनिंग जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे हॉलो ऑर्गन्स है ना. हॉलो ऑर्गन्स में अगर कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वो पाथवे को वापस से क्रिएट करना पड़ेगा ना. अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, लाइक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या सी रेक्टम वाला पेशेंट है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक आर्टिफिशियल ओपनिंग स्टोमा बनाते हैं. स्टोमा मीन्स ओपनिंग. एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं जिसके थ्रू जो पैसेज है, वो जो भी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट हो, या फिर अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो हम एयरवे के लिए भी ट्रकियोस्टोमी करते हैं. तो आर्टिफिशियल ओपनिंग ऐसे क्रिएट करते हैं. आर्टिफिशियल ओपनिंग टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है. टेम्पररी मतलब कि जैसे कि जस्ट फॉर अ टाइम बी के लिए ऑपरेशन के टाइम पे हो, या फिर जैसे बेबी पीडियाट्रिक केसेस हैं, फीडिंग लाइक बोलते हैं ना, इंट्रोसिसेप्शन हो गया पेशेंट को, जो इंटेस्टाइन है वो एक के बाद एक ट्विस्टिंग हो गया है, तो उस समय में हम क्या करेंगे, टेम्पररी कोलोस्टोमी क्रिएट करते हैं. एक आर्टिफिशियल एब्डोमेन में एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल पास होता है ना. या फिर अगर एयरवे डिस्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा पेशेंट को, और एकदम से इसोफेगल ट्यूमर हो गया है, या फिर एट्रेशिया हो गया है, तो हम क्या एयरवे पैसेज के लिए भी एक इनलेट पाथवे बनाते हैं, तो उसको हम ट्रेक्योस्टोमी, ट्रकिया में ओपनिंग करेंगे तो ट्रेक्योस्टोमी कहेंगे. तो ऐसे ही दो टाइप के होते हैं. इनपुट ओस्टोमी भी है और आउटपुट ओस्टोमी भी है. इनपुट ओस्टोमी मेनली हम ट्रकियोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी या फीडिंग इलियोस्टोमी हैं. ओके. और आउटपुट ओस्टोमी मतलब आउटपुट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए जो ओपनिंग बनाते हैं, उसमें कोलोस्टोमी आता है, यूरोस्टोमी मतलब यूरिनरी ब्लैडर में, और इलियोस्टोमी इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसमें हम ओपनिंग क्रिएट करते हैं. राइट. सो ये दो टाइप है, लेकिन हम ऑल ओवर जो आर्टिफिशियल ओपनिंग या तो हम टेम्पररी बेसिस में करते हैं या फिर परमानेंट बेसिस में करते हैं. ओके. अब कोलोस्टोमी, हम बेसिकली आपने अपने करियर में भी कोलोस्टोमी बहुत सारे केसेस देखे होंगे. सो कोलोस्टोमी क्या है? इट इज एन सर्जिकल ओपनिंग मेड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू विच फीसेस एंड फ्लैट्यूज आर एक्सक्रीटेड. हम एक सर्जिकली एब्डोमेन में एक ओपनिंग बनाते हैं जिसमें जो क्या करता है, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट हो जाता है. जब लार्ज इंटेस्टाइन उस स्टोमा या ओपनिंग में, एब्डोमेन के ऊपर वाले भाग में जब हम ओपनिंग कर देते हैं, तो वो इंटेस्टाइन को उधर गाइड करके उस स्टोमा के वहां पे लेके आते हैं. राइट. तो वहां से क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट और फ्लैटूज वगैरह एक्सक्रीट आउट होते हैं. तो कोलोस्टोमी क्या है? इट इज अ सर्जिकल ओपनिंग मेड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू विच फीसेस एंड फ्लैटूज आर पास्ड. गैस और फीसेस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स पास होते हैं. राइट. सो इसको कलेक्ट किस में करते हैं? बैग. कोलोस्टोमी बैग में, है ना. नेक्स्ट.
ओके, सो ये हमें पता है, ये वाला एब्डोमेन का डायग्राम है जिसमें इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी, इलियोस्टोमी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है इलियम, तो इलियोस्टोमी जो होता है वो इलियम में अगर हम ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं तो वो इलियोस्टोमी कहलाता है, और जब लार्ज इंटेस्टाइन कॉलन पार्ट में जब हम करते हैं तो वो कोलोस्टोमी। अब कॉलन के भी डिफरेंट टाइप्स है, असेंडिंग कॉलन है, डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है, सिग्मोइड कॉलन है, राइट। सो जहां पे भी होगा, लाइक अगर असेंडिंग कॉलन में तो असेंडिंग कोलोस्टोमी बोलेंगे, अगर ट्रांसवर्स में तो ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, डिसेंडिंग में है तो डिसेंडिंग, सिग्मोइड में है तो सिग्मोइड कोलोस्टोमी बोलते हैं, है ना। तो ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाया गया है ताकि आप समझ सके कि कहाँ कहाँ कौन कौन से, लाइक असेंडिंग होगा तो राइट साइड में रहेगा, ट्रांसवर्स होगा तो अपर लेफ्ट साइड में रहेगा, डिसेंडिंग रहेगा तो लेफ्ट साइड में ओपनिंग रहेगा, और कोलोस्टोमी सिग्मोइड रहेगा तो लोअर एब्डोमिनल लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट। तो ये ओपनिंग का स्टोमा जहां क्रिएट किया है वो देख के भी हमें पता चलेगा कि कौन से एरिया में स्टोमी क्रिएट किया है। ओके, सो ये है 3 डायग्राम जिसमें आपने देखा स्टोमा दिख रहा है, मतलब ओपनिंग क्रिएट कर दिया, इंटेस्टाइन का पार्ट बाहर विजिबल है, और वो एक ओपनिंग के थ्रू हमें दिख रहा है कि वो उस ओपनिंग के जो पार्ट है उसको रेड रेड जो दिख रहा है आपको वो स्टोमा कहलाता है। देन ये रियल इमेज सेकंड में दिखाया गया है, और थर्ड में उस स्टोमा को हमने जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करने के लिए कोलोस्टोमी बैग फिक्स किया हुआ है, राइट। सो कोलोस्टोमी अप्लायंसेस, कोलोस्टोमी का जो टाइप बैग्स होते हैं, एक तो सिंगल यूज के लिए भी होता है, या फिर मतलब सिंगल साइडेड भी रहता है और डबल साइडेड भी रहता है। सिंगल मतलब कि जैसे फर्स्ट वाला इमेज दिख रहा है, जस्ट उसका जो सरकमफ्रेंस है उसमें से वो स्टिकर निकाला और वहां पे स्टोमा में चिपका दिया, वन साइडेड, हाँ, राइट। अब नेक्स्ट जो सेकेंड इमेज दिख रहा है जिसमें हमें 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, एक जो स्टोमा के ऊपर हम फिक्स कर देते हैं और उसके ऊपर से बैग को हम क्लोज कर देते हैं, तो एक जो जो हम एब्डोमेन में फिक्स करते हैं उसको हम वेफर कहते हैं, और जो हम बाकी का जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं उसे वेस्ट प्लेट कहते हैं, राइट। जो हम फिक्स करते हैं एब्डोमेन में उसको वेफर कहते हैं, और जो हम बैक को फिक्स करते हैं उसको वेस्ट प्लेट कहते हैं, राइट। सो ये और इसको हम एक बेल्ट के थ्रू भी अटैच कर सकते हैं, बेल्ट वाले भी कोलोस्टोमी आते हैं, बेल्ट के थ्रू भी हम उसको एब्डोमेन में फिक्स कर सकते हैं, राइट। सो ये 2 टाइप है जो अभी अवेलेबल है, लेकिन इसका कॉस्ट भी हाई है, तो हमें पेशेंट को बताना भी है कि कितने दिन के लिए रखना है, वो आगे हम देखेंगे। ओके, ये रियल इमेज है जो यहाँ पे शूट किया गया है जिसमें हमें स्टोमा का लाइक सिंगल यूज, सिंगल फिक्स कर रहे हैं हम, राइट। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले उसमें एक मेजरिंग डिवाइस रहता है, उसमें हम स्टोमा का जो का कितने का उसका सरकमफ्रेंस है या उसका जो सर्कल है उसको मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद वो मेजरिंग स्केल दिया हुआ है, उसमें हम ओपन में डाल के देखेंगे तो वो मेजरिंग का अप्रोक्सीमेटली हमें दिख जाता है। वो मेजरिंग स्केल को क्या करेंगे हम, वो उसको उस स्केल को हम बैग के ऊपर रख के वो सर्कल को हम मतलब ट्रेस कर लेंगे, और उसको सीजर से, और वो भी कर्व्ड सीजर्स जो है उसको यूज करके उसे कट करेंगे, राइट। सो और ये हम कर्व्ड से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो शार्प साइड जो हम काट रहे हैं, जो हम कट कर रहे हैं वो शार्प नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम उसको देख के कट करेंगे, वो पूरा का पूरा में रहेगा, उसको हम सर्कल करके कट करके ले लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो स्टोमा को हम बैग को वहां पे फिक्स कर देंगे, राइट। आफ्टर कोलोस्टोमी का एरिया केयर मीन्स पूरा क्लीन करने के बाद ही, वो कैसे करना है वो आगे हम बताएंगे, राइट। सो हम पहले, सबसे पहले हम केयर करने के लिए भी हमें पहले असेसमेंट करना पड़ेगा, है ना। हम क्या असेसमेंट करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि साइट कैसा है, राइट। सो साइट कैसा है मतलब स्टोमल एडिमा तो नहीं है। इनिशियली जब सर्जरी होता है तो 4 to 6 आवर्स तक अच्छा एडिमेटस दिखता है, राइट। और उसका कलर कैसा रहेगा, अगर फ्रेश वाला कोलोस्टोमी ओपनिंग दिख रहा है तो नॉर्मल का कलर क्या रहेगा, रेड रेड रेडिश टू पिंक कलर, है ना, और मॉइस्ट रहेगा, राइट। सो मॉइस्ट रेडिश टू पिंक कलर रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा। तो स्टोमल एडिमा जब होगा तो 4 to 6 आवर जैसे क्रिएट हुआ है, सर्जरी हुआ है, तो वो रेडिश पिंक कलर का दिखेगा, और थोड़ा एडिमेटस स्वेलन दिखेगा, राइट। उसके बाद जब 6 वीक्स टू 7 8 वीक्स, 6 to 8 वीक्स मतलब टोटल 1 मंथ के अंदर ये साइज श्रिंक हो जाता है, राइट। श्रिंक होके वो नॉर्मल इसमें आता है,
राइट। तो ये ए और बी पिक्चर दिख रहा है आपको, स्टोमल एडिमा। तो असेसमेंट करेंगे वो साइट में स्टोमल एडिमा तो नहीं है। स्टोमल प्रोलैप्स या ब्लीडिंग, ऐसा केस आपने कहीं देखा है? स्टोमल प्रोलैप्स और ब्लीडिंग हुआ हुआ केस देखा है। देखा है, तो आपने क्या किया है? डॉक्टर को इन्फॉर्म किया था। इन्फॉर्म किया है, फाइंडिंग्स को नोट करके डॉक्टर को इन्फॉर्म किया है ना। तो स्टोमल प्रोलैप्स और ब्लीडिंग भी चेक करेंगे, क्योंकि वहां से भी ब्लीडिंग के, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, ब्लीडिंग के चांसेस भी है, और इवन प्रोलैप्स भी हो सकता है। ये प्रोलैप्स क्यों होता है? जब हम प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे रहे पेशेंट को, पेशेंट एकदम से कफ, वैल्सल्वा मैनवर जो बोलते हैं, मतलब एकदम से कफिंग या एकदम से बेंडिंग या फिर स्नीजिंग, ऐसे प्रेशर एक्टिविटीज जब करता है, तो ऐसे भी प्रोलैप्स होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। abdominal प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो स्टोमा जो हमने क्रिएट किया है वहां से इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है, तो स्टोमल प्रोलैप्स भी हो सकता है या फिर ब्लीडिंग भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है पैरास्टोमल हर्निया। पैरास्टोमल हर्निया मतलब जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है, जहां पे हमने स्टोमा क्रिएट किया है उसके अराउंड हर्निया। हर्निया मीन्स abnormal protrusion of the organs, है ना। ऑर्गेन्स abnormally abdominal wall में आके प्रोट्रूड होके निकल रहा है, तो उस केस में जैसे इमेज में दिख रहा है, स्टोमा के अराउंड अगर ऐसे प्रोट्रूशन हो रहा है तो वो भी हमारे असेसमेंट फाइंडिंग में आता है, राइट। देन रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन जैसे इमेज में दिख रहा है, मतलब जो हमारा ये जो स्टोमा हमने क्रिएट किया है, वो स्टोमा अंदर की तरफ दबाव से एकदम से कॉन्केव शेप में आ गया है ना। अंदर से दबाव की वजह से वो पीछे की तरफ खिंच गया, खिंचने की वजह से ये ऐसे रिट्रैक्शन टाइप का दिख रहा है ना। तो ये भी हमें असेसमेंट में दिखना चाहिए। नॉर्मली स्टोमा कैसा होना चाहिए? एकदम फ्लावर की तरह दिखना चाहिए, है ना। लेकिन वो फूल की तरह नहीं है, ये अंदर की तरफ दब गया, तो ऐसे में भी पाथवे चिपक जाएगा एक दूसरे के साथ, आते चिपक जाते जैसे बोलते हैं ना, वो ओपनिंग एकदम से चिपकने के भी चांसेस है। तो ऐसे केस में भी हमें असेसमेंट प्रॉपर करके इन्फॉर्म करना इमीडिएटली जरूरी है। नेक्स्ट पेरिस्टोमल रिएक्शन। अब ये पेरिस्टोमल रिएक्शन क्यों हो रहा है? जैसे कि हमने बोला कि मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन अगर बैग को प्रॉपरली फिक्स नहीं किया तो क्या होगा, इन जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो ऊजिंग होके, लीकिंग होके, वो सारा का सारा वो स्टोमल एरिया के चारों तरफ वो स्प्रेड होके वहां पे स्किन रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पेरिस्टोमल रिएक्शन में भी ऐसे, जैसे देखा कैसे दिख रहा है, ये पूरा बैग के शेप का नहीं दिख रहा है अराउंड, है ना। जैसे बैग हमने लगाया है, वो बैग अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं किया या फिर फिक्स प्रॉपर नहीं किया तो क्या होगा, वहां से पूरा का पूरा लिक्विड जो फीसेस मटेरियल है वो लीक होके स्किन के साथ रिएक्ट होके ऐसे हो सकता है ना। तो पेरिस्टोमल रिएक्शन, स्टोमा के चारों तरफ कोई रेडनेस या इचिंग है कि नहीं वो भी चेक करना है, राइट। तो हमें स्किन केयर कैसे करना है? तो हम क्या करेंगे, वॉश विद द सोप एंड वाटर। सोप एंड वाटर से पहले क्लीन करना है कि पेरिस्टोमल स्किन क्लीन एंड ड्राई, क्लीन और ड्राई रखना है। हमने बोला कि स्टोमा मॉइस्चर होना चाहिए लेकिन नॉर्मल दिखने के लिए, लेकिन पेरिस्टोमल एरिया को ड्राई रखना है, नहीं तो क्या होगा, जब हम उसमें उस बैग का जो वेफर पार्ट है उसको हम जब स्टिक करेंगे एब्डोमेन के साथ, तो वो मॉइस्चर के साथ मिलके वहां पे स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए वहां पे जो स्टोमा का राउंड एरिया है शुड बी क्लीन एंड ड्राई। देन करेक्ट यूज ऑफ करेक्ट साइज ऑफ बैग। अब करेक्ट साइज क्यों यूज करना चाहिए? नहीं तो क्या होगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, फीसिस मटेरियल है ना, वो सारा का सारा उस स्टोमल पेरिस्टोमल एरिया में पूरा का पूरा स्प्रेड होके वहां पे रिएक्शंस होंगे, तो और लीकिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी पेशेंट का बॉडी इमेज डिस्टर्ब्ड है, राइट। तो और पेशेंट और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए करेक्ट साइज ऑफ द बैग भी बहुत जरूरी है। देन करेक्ट यूज करेक्ट साइज एंड एम्प्टी द बैग व्हेन इट इज 3/4 फुल। जब हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि 3/4 बैग 3/4 फिल होगा, तब इमीडिएटली उसको खाली करना है। नहीं तो क्या, वो बैक फ्लो होगा, स्टोमा में जाके वो पूरा का पूरा फीसस चिपक जाएगा, तो ऐसे में भी वो स्टोमा का ओपनिंग इन्फेक्टेड हो जाएगा, राइट। देन अप्लाई कराया पाउडर विथ एग वाइट इफ स्किन इज एक्सकोरिएटेड। अब कराया पाउडर क्या होता है, नेचुरल लीफ प्लांट है,
प्लांट का जो पाउडर बना है उसको हम यूज कर सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट है। विद द एग वाइट में कराया पाउडर को मिक्स करके उसको पूरा का पूरा एक शीट की तरह, मतलब जब हम इस पाउडर को मिक्स करके स्किन के स्टोमा के चारों तरफ लगाएंगे तो वो एक पतला सा सिल्वर सा शीट जैसे दिखेगा, राइट। हमें पता है ना एग वाइट जब हम लगाते हैं तो कैसे दिखता है, शीट हल्का सा शाइनी सरफेस जैसा दिखता है ना, तो वैसे ही जो हम कराया पाउडर के साथ मिक्स करके लगाएंगे तो एक जैसे शीट फिल्म लगा दियो वैसा लगेगा। देन अप्लाई बैरियर क्रीम, जिंक ऑक्साइड फॉर पेरिस्टोमल स्किन। बैरियर क्रीम जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे वही लगाना है, जिंक ऑक्साइड फॉर द पेरिस्टोमल स्किन। उस पेरिस्टोमल एरिया का जो स्टोमा के सराउंडिंग जो एरिया है उस वाले एरिया में बैरियर क्रीम एज एडवाइस बाय द डॉक्टर ही अप्लाई करना है, नहीं तो नॉर्मल जो पाउडर और क्रीम है वो नहीं लगाना है। नॉर्मल पाउडर और क्रीम लगाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल पाउडर और क्रीम लगाएंगे तो क्या होगा, कोई बता सकता है। स्टिक नहीं होगा अच्छा से। नॉर्मल पाउडर या क्रीम लगाएंगे तो वो पूरा वो उसको कवर कर लेगा ना स्टोमा को, जब वो स्टोमा को कवर कर लेगा तो हम क्या असेसमेंट करेंगे, वो सारा सारा उसमें पाउडर से चिपक जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा, अगर कोई इन्फेक्शन कुछ हो जाएगा तो हमें क्लियरली विजिबल नहीं रहेगा, राइट। क्योंकि स्टोमा का कलर असेसमेंट में कलर भी देखना होता है। अगर व्हाइट पैचेस स्टोमा के चारों तरफ या स्टोमा के ऊपर व्हाइट पैचेस है तो कैंडिडियल एल्बिकेंस का इन्फेक्शन हो सकता है ना, तो फंगाई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर फंगल नहीं तो उसमें नेक्रोसिस हो रहा है, नेक्रोसिस मतलब टिश्यू डेथ हो रहा है, तो कलर कैसा रहेगा, ब्लैक कलर रहेगा। अगर टिश्यू ब्लैक कलर रहेगा तो नेक्रोसिस हो रहा है, टिश्यू डेथ हो गया, तो वो भी वो स्टोमा का कलर हमने क्यों बोला कि रेड और पिंक होना चाहिए, पिंक टू रेड कलर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर उसका कलर डिफरेंट रहेगा तो उसका कारण कुछ ना कुछ मीन्स कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर टिश्यू डेथ होगा तो ब्लैक कलर में दिखेगा, अगर व्हाइट पैचेस है तो फंगल इन्फेस्टेशन हो सकता है, या फिर उसके चारों तरफ ऐसे इचिंग और छोटे छोटे बोलते हैं ना छोटे छोटे जैसे एलर्जिक रिएक्शंस होता है तो वो भी दिख जाता है, तो वो बैक किसी किसी को बैक से एलर्जी भी हो जाता है पेरिस्टोमल रीजन में, तो वो भी नहीं क्लियरली विजिबल होगा अगर हम पाउडर या क्रीम लगाएंगे तो, ठीक है। तो ये है कराया प्लांट, ये कराया प्लांट है, वो कराया लीफ है जिसमें से हम एक्सट्रैक्ट करके पाउडर बनाते हैं। ये कमर्शियली अवेलेबल है कराया पाउडर। अब डाइट, ओके, डाइट डाइट कैसा देना चाहिए, कोलोस्टोमी पेशेंट को हमें डाइट कौन सा देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए वो बताइए, कोलोस्टोमी पेशेंट को हमें क्या नहीं देना चाहिए। बीन्स के जैसे फूड नहीं मिलेगा। भिंडी, जिसमें बीन्स रहते हैं, फाइबर फाइबर कंटेनिंग खाना नहीं देते। गैस फॉर्मेशन होती है गैस फॉर्मिंग फूड नहीं देना चाहिए, गैस फॉर्मिंग फूड कौन कौन से हैं, वो पल्सेस दाल है ना, चना दाल लेकिन प्रोटीन है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन गैस फॉर्मिंग फूड जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया है ना, या फिर किडनी बीन्स हो गया, हाँ वो राजमा है ना, उससे भी गैस बनता है। लेकिन राजमा को हम बिना गैस के भी बना सकते हैं, प्रोटीन जरूरी है, और फाइबर हमेशा कोलोस्टोमी पेशेंट को फाइबर रिच डाइट देना चाहिए है ना, क्योंकि जो हमारा फीसेस है वो सॉफ्टन होता है उससे, तो फाइबर रिच डाइट देना चाहिए। सो गैस फॉर्मिंग फूड्स को कंट्रोल करना चाहिए, अवॉइड चिली एंड स्पाइसी फूड्स, चिली स्पाइसी से ज्यादा तीखा खाना भी नहीं देना चाहिए, कंट्रोल ओनियन कैबेज एंड गार्लिक मीट बिकॉज से स्मेल भी जनरेट होता है, यूज सेम ऑयल फॉर कुकिंग। अब सेम ऑयल क्यों बोला गया है, क्योंकि सेम ऑयल मतलब कि जैसे कोकोनट ऑयल यूज करें तो कोकोनट ही रेगुलर यूज करो, बोलते ना हम भी अगर नॉर्मल डेली लाइफ में एक महीना हमने सनफ्लावर यूज किया, अगले महीना कोकोनट यूज किया, तो कोकोनट से जब सनफ्लावर से स्विच करेंगे कोकोनट में तभी पेट खराब हो जाता है ना, किसी किसी का गला खराब हो जाता है, तो उस वो प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए हम कोलोस्टोमी वाले पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो सेम कुकिंग ऑयल एक ही तरीके का ऑयल यूज करे, उसको बदले ना। देन यूज हाई फाइबर डाइट एंड इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक भी बोलते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करना है और ताकि कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो,
राइट। अब ट्रैवलिंग, अब कोलोस्टोमी पेशेंट को ट्रैवलिंग करने का बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस तो है, अब ट्रैवल करेंगे तो हम स्पेशली उन्हें बोलेंगे कि प्रोटेक्ट द स्टोमा विद अ पर्स और हैंड बैग, एक साइड बैग यूज कर ले जिससे स्टोमा को हम वो पेशेंट प्रोटेक्ट कर सके। देन कीप एक्स्ट्रा कलेक्टिंग बैग इन केस ऑफ लॉन्ग जर्नी, अगर बहुत ज्यादा लंबा सफर कर रहा है तो कोलोस्टोमी बैग एक्स्ट्रा हाथ में रखे, ताकि क्योंकि 3/4 फिल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बहुत जल्दी क्यों फिल हो जाएगा, है ना। तो वो 3/4 फिल होने के बाद तुरंत ही अगला बैग, अगर लॉन्ग जर्नी है तो एक्स्ट्रा बैग हाथ में रखना है, वो भी एडवाइस करेंगे। फिर क्लोथिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनना चाहिए। देन सेक्सुअल लाइफ, उसमें भी सपोर्ट, एडवाइस, एनकरेजमेंट और काउंसलिंग, इसमें हमें पेशेंट को मींस ऑलरेडी बॉडी इमेज डिस्टर्ब रहेगा, साइकोलॉजिकली फिजिकली सारे एस्पेक्ट्स का में प्रॉब्लम रहेगा, तो हम उन्हें थोड़ा साइकोलॉजिकली सपोर्ट करेंगे, एडवाइस देंगे, यूजफुल एडवाइस जो जरूरी है वो देंगे, देन एनकरेजमेंट करेंगे और फाइनली हम पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे, राइट। देन बैक केयर, अब बैक केयर कैसे करना है, पहले हमने बोला कि यूज करेक्ट साइज ऑफ द बैग, हमें बैग का साइज करेक्ट कर रखना है, राइट। करेक्ट सर्कमफ्रेंस में उसे काटना है और करेक्ट ही उसे फिक्स करना है, नहीं तो क्या होगा, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, जो पेशेंट का वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा लीक होके पेरिस्टोमल एरिया में रिएक्शंस भी हो सकता है। देन एम्प्टी द बैग व्हेन इट इज हाफ फुल, अब बैक केयर करेंगे तो हम बोलेंगे स्पेशली हाफ फुल हो जाए तो उसे एम्प्टी कर दो, वो ज्यादा है, क्योंकि जो हमने दूसरा वाला बैग का टाइप देखा था उसमें जो वेफर वाला पार्ट हम फिक्स कर देते और जो वेस्ट वाला प्लेट है उसके नीचे भी ओपनिंग रहता है, जिससे क्या होता है, जो बेड पैन या टॉयलेट में डायरेक्ट जाके वो खाली करके उसको वॉश करके रख सकते हैं, तो उसी में कर सकते हैं हम प्रोसेस को, राइट, फिक्स्ड में ही, नहीं तो निकाल के भी कर सकते हैं, निकाल के करो तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, एटलीस्ट उसको बैग को नीचे से ओपन कर दे तो वो टॉयलेट में फ्लश आउट कर सकते हैं जल्दी से, ताकि इधर उधर स्पिल ना हो। देन यूज सोप एंड वाटर टू क्लीन द बैग, अच्छे से क्लीन करने के लिए सोप एंड वाटर यूज करना चाहिए। फाउल स्मेल प्रिवेंशन के लिए क्या यूज करना चाहिए, कल भी बताया था, चारकोल, चारकोल यूज कर सकते हैं। और ड्राई द बैग इन शैडो, अब उसे अच्छे से ड्राई भी करना है बैग को, एंड अवॉइड रफ ब्रशिंग और स्टोन वॉश, मतलब उसको घिस घिस के नहीं धोना है, उसे रगड़ रगड़ के नहीं धोना है, उसको नॉर्मली सोप एंड वाटर से क्लीन करके ड्राई करके फिर यूज करना है, ठीक है। अब ये केस है, मिस्टर टी 45 ईयर वॉज डायग्नोज्ड विद कार्सिनोमा रेक्टम and had undergone sigmoid colostomy 3 months ago. He has been using disposable colostomy bag for bowel emptying. He is a management executive and find it very difficult to manage it. तो इस पेशेंट को क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ, उसको क्या प्रॉब्लम है मैनेज करने के लिए? क्वेश्चन कोई एक जन पढ़ेगा, एक बार कोई एक जन इसको रीड आउट कर लो। Mr. T 45 years was diagnosed with carcinoma rectum and had undergone sigmoid colostomy 3 months ago. He has been using disposable colostomy bag for bowel emptying. He is a management executive and finds it very difficult to manage it. तो मैं फर्स्ट हेल्थ एजुकेशन क्वेश्चन समझ में आया? आया आया। तो इसमें हम इस पेशेंट को, मिस्टर टी को हम क्या सजेस्ट करेंगे? वो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है, अब मीटिंग्स में जाना रहेगा, बड़े बिजी इंसान है, हमेशा कोलोस्टोमी बैग तो एम्प्टी नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो तो भरेगा, कोलोस्टोमी बैग तो भरेगा। मान लो 10 बजे खाली किया, हाँ, मीटिंग 4 घंटे का मीटिंग है, बीच में कितनी बार उठ के आना पड़ेगा, बहुत बार उठ के आना पड़ेगा ना, तो हम क्या एडवाइस कर सकते हैं इस पे मिस्टर टी को? कोलोस्टोमी के साथ एक और चीज अटैच्ड है, एक और चीज करते हैं हम कोलोस्टोमी के साथ, बैग अटैच ओके, इरिगेशन सुना है, कोलोस्टोमी इरिगेशन? हाँ, हम कोलोस्टोमी इरिगेशन का, इरिगेशन मतलब क्या है,
एक काइंड ऑफ क्लीनिंग ना, बाउल इंटेस्टाइन का जो मटेरियल है वो सारा का सारा क्लीन कर रहे हैं। एक जैसे हम बाउल वॉश करते हैं वैसे ही पूरा का पूरा इंटेस्टाइन वॉश कर दिया है ना। तो हम कोलोस्टोमी इरिगेशन के बारे में बताएंगे। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन, इसका पर्पस क्या है? टू एस्टैब्लिश रेगुलर बाउल हैबिट। रेगुलर जैसे आप अपना बाउल का हैबिट है ना, सुबह उठना जाना है ना, वैसे ही पेशेंट को भी हम कोलोस्टोमी पेशेंट को भी सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे थ्रू कोलोस्टोमी इरिगेशन वो अपना बाउल हैबिट रेगुलराइज करें, राइट। देन टू क्लीन द कॉलन ऑफ गैस म्यूकस एंड फीसेस। इससे क्या होगा, जब बाउल हैबिट उस जो इरिगेशन मतलब वॉश कर रहे हैं तो हम जब हम इंटेस्टाइन क्लीन करेंगे तो गैस फीसेस सब कुछ क्लीन हो जाएगा। देन टू प्रिवेंट द स्किन एक्सकोरिएशन। अब क्या होगा, लगातार बैग भी चेंज करते रहेंगे, हर 1 घंटे में 1 घंटे में हम बैग चेंज करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें पेशेंट ने बोला ना कि मैं डिस्पोजेबल बैग यूज कर रहा हूँ, तो अब डिस्पोजेबल भी कितनी बार लगाएंगे, तो इससे भी क्या होगा, वहां पे स्किन में रिएक्शंस होने के चांसेस है, या स्किन फट सकता है वहां का, तो वो भी प्रिवेंट कर सकते हैं हम थ्रू इरिगेशन। इसका सॉल्यूशन कौन सा यूज करना चाहिए? प्लेन लूक वार्म वाटर, नॉर्मल लूक वार्म वाटर, हमें प्लेन लूक वार्म वाटर यूज करना है, राइट। किसी ने किया है कोलोस्टोमी इरिगेशन? देखा है नहीं? देखा है, ओके। ओके, सो हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए? इरिगेशन नीड टू बी कंटिन्यूड लाइफ लॉन्ग। अब कोलोस्टोमी परमानेंट वाला है तो लाइफ लॉन्ग इरिगेशन करना पड़ेगा। हैबिट फॉर्मेशन ओनली आफ्टर 21 डेज। अब पेशेंट ने एकदम से इसी मिस्टर टी ने 2-3 दिन किया और फिर आके दोबारा हॉस्पिटल में बोला मैं मेरा मीटिंग्स नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा हैबिट जनरेट नहीं हुआ, तो हमें एजुकेशन के अंदर ये जरूर बोलना है इंस्ट्रक्शन में कि हैबिट फॉर्मेशन ओनली आफ्टर 21 डेज। 21 डेज लगेगा हैबिट फॉर्मेशन को करने के लिए। जैसे हम छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं ना एक एक चीज के लिए, टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, वैसे ही कोलोस्टोमी वाले पेशेंट को भी हमें ये सारी चीजें बताना पड़ेगा। देन इरिगेट डेली एट अ फिक्स्ड टाइम। अब हमें टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा। टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा, जैसे हम बच्चों के लिए भी करते हैं, जिसके छोटे बच्चे हैं उनको पता रहेगा कि हम ओके। सो इरिगेट डेली एट अ फिक्स्ड टाइम। हमें फिक्स्ड टाइम पे, जैसे कि हमें पता है, जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं तो हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पे कराते हैं ना, सुबह उठ के बाद आंख खोलते ही ब्रश कराया, उसके बाद टॉयलेट में बिठा दिया, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक रूटीन सेट करते हैं। वैसे ही हमें कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए भी एक फिक्स्ड टाइम बताना, पेशेंट को बोलना है कि एक फिक्स टाइम रखे, उसी टाइम पे रोज इरिगेशन करें, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन जरूरी है। देन प्रोसीजर, प्रोसीजर कैसे होना चाहिए? जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, कोलोस्टोमी का जो इरिगेशन कैन होता है वो मोस्टली इरिगेशन कैन 1000 to 1500 ml तक का, लीटर तक का रहता है ना। तो हम उसके टिप में देखो कौन सा शेप है, कौन से शेप का है, जो ट्यूबिंग के साथ टिप में अटैच्ड है, कौन शेप्ड है ना। वो कौन शेप्ड क्यों है? ताकि जो हम थर्ड पिक्चर है, थर्ड इमेज में देखो, जब हम कॉर्न को स्टोमा के अंदर फिक्स कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, वहां पे वो कोन की वजह से कोई भी, क्योंकि वो कोन है ना, शार्प नहीं है, शार्प होता तो वहां पे इंजरी हो जाता, तो कोन शेप है तो इंजरी के चांसेस नहीं है। तो इसलिए ये स्पेशल कंसिडरेशन रखना है, जब भी आप कोलोस्टोमी इरिगेशन बैग लेते हैं उसका टिप एंड कोन शेप होना चाहिए, उस कोन को ही हम स्टोमा में लगाते हैं। फिर सेकेंड वाली इमेज में देखिए, सेकेंड वाली इमेज में पेशेंट के बेल्ट के थ्रू जो स्लीक्स है वो अटैच्ड है, स्लीक बैग्स जो है वो अटैच्ड है और वो टॉयलेट की तरफ गाइड हो रहा है ना, टॉयलेट की तरफ फिक्स है। अब हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे पेशेंट बाथरूम में जाइए, टॉयलेट में उस बेल्ट जो अटैच्ड है एब्डोमेन में, कोलोस्टोमी एरिया में, उस स्लीक्स को ओपन करके डाले, और उसके बाद जो वो कौन है, कैन कैसा होना चाहिए, कैन अबव द शोल्डर लेवल, पेशेंट बैठा हुआ है तो अबव द शोल्डर लेवल कैन होना चाहिए। जो कोलोस्टोमी इरिगेशन बैग है वो जो लूप वार्म वाटर से फिल्ड है वो शोल्डर लेवल के ऊपर होना चाहिए। उसमें एक क्लैंप भी होता है, जैसे अपने आईवी सेट में होता है वैसे ही क्लैंप होता है, और उसका ट्यूबिंग, और फिर कोन, जो कोन है उसको हम क्या करेंगे, स्टोमा में फिक्स करेंगे। उसके बाद
दूसरे हाथ से हम कंट्रोल, जो क्लैंप है उसको कंट्रोल करेंगे और पूरा का पूरा, जैसे हमने 1000 ml लिया है, 1000 ml को पूरा का पूरा इन्फ्यूज कर देंगे, है ना, राइट। इन्फ्यूज करने के बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि पूरा का पूरा वो चला जाए और उसके बाद थोड़ा सा वेट करें 10 मिनट। जैसे ही 10-15 मिनट वेट करेंगे वो पूरा कंटेंट जो है वॉश आउट होके वापस बैग के थ्रू नीचे टॉयलेट में चला जाएगा, राइट। सो ऐसा प्रोसीजर होता है कोलोस्टोमी इरिगेशन का। ओके, तो अगला हम आपको इरिगेशन कोलोस्टोमी का जो ओस्टोमी केयर है, क्या कोलोस्टोमी केयर कैसे करना चाहिए उसका एक इमेज दिखाते हैं, सॉरी इमेज बोल रही, वीडियो दिखाते हैं। ओके, राइट। आपने जो कोलोस्टोमी केयर का प्रोसीजर देखा था ऑलमोस्ट ऐसा ही था, यस। है ना, तो वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट देखते हैं इनपुट वाला, जो इनपुट हमने टाइप ऑफ ओस्टोमी बोला था उसमें सबसे पहला है ट्रकियोस्टोमी। ओके, ट्रकियोस्टोमी मीन्स क्या होता है ट्रकियोस्टोमी? Artificial opening in the trachea. So tracheostomy is an artificial opening made in the trachea into which a tube is inserted to establish and maintain a patent airway. जैसे artificial opening बनाने के बाद हम tracheostomy का एक सेट होता है छोटा सा, उसको हम उसके अंदर रखते हैं, राइट। सो तो वो ट्रकियोस्टोमी के पार्ट्स आउटर कैनुला, इनर कैनुला और ऑब्ट्यूरेटर, है ना, उसके स्टील टाइप के भी हैं और प्लास्टिक टाइप भी है, ये दोनों ही आपने देखा होगा। इसमें आप में से कोई एक जन बता सकता है कि इसमें आउटर कैनुला बड़ा होता है कि इनर कैनुला? आउटर कैनुला बड़ा होता है। आउटर कैनुला बड़ा रहता है। पहले हम क्या फिक्स करते हैं? इनर कैनुला। पहले इनर कैनुला लगाते हैं, आउटर आउटर पहले हम आउटर लगाएंगे, है ना। आउटर लगाया, मान लो आपने ट्रकिया ओपनिंग में आउटर को लगा दिया, उसके बाद आउटर को लगाने के बाद उस ट्रकिया में सेक्रेशंस होंगे, कफ प्रेजेंट होगा, है ना। तो जब हमने आउटर कैनुला लगाया तो उसके अंदर सेक्रेशंस घुस नहीं गए होंगे, है ना, चला गया होगा। तो हमने उसके ऊपर से इनर कैनुला लगा दिया, इनर कैनुला लगा दिया, तो इनर कैनुला थोड़ा लंबा होना चाहिए, लंबा होगा तभी जो हमने आउटर कैनुला फिक्स करने के बाद जो सेक्रीशंस है वो वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। इनर कैनुला लगा देंगे तो सेक्रीशंस ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएगा, है ना। तो ऐसे में तो साइज किसका बड़ा हुआ, इनर या आउटर का? लेंथ इनर का ही होगा। लेंथ इनर का बड़ा है, वही मैंने पूछा है। इसका साइज, जो साइज मतलब लेंथ में, सॉरी लेंथ में ही पूछा है कि लेंथ बड़ा है कि किसका रहेगा, आउटर का रहेगा। आपको वाइड लगा या हाँ। लेंथ ओके, समझ गए, है ना। तो लेंथ के हिसाब से इनर कैनुला ज्यादा लंबा रहेगा एज कंपेयर टू आउटर, राइट। अब ट्रकियोस्टोमी पार्ट्स, आउटर ट्यूब रिमेन्स हेल्ड इन द प्लेस बाय अ रिबन और अ टाई एंड शुड नॉट बी रिमूव। जब हम आउटर जो कैनुला को लगाते हैं तो वो एक रिबन के साथ अटैच होता है एंड शुड नॉट बी रिमूव्ड, उसको हमें हटाना भी नहीं है। देन इनर ट्यूब शुड फिट्स इनसाइड द आउटर ट्यूब एंड कैन बी रिमूव्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस। अब आउटर फिक्स रहने के बाद इनर को निकाल के हम साफ कर सकते हैं, क्लीन करके फिर उसको आउट इनर को लगा दिया, राइट। Then obturator is used as a guide to the outer tube while it is inserted to the trachea. Obturator का क्या यूज है? जब हम outer tube को लगाते हैं तो obturator हमें गाइड करता है कि हमें कैसे जाना है, राइट। तो obturator एज अ गाइड यूज करते हैं, outer कैनुला को फिक्स रखते हैं थ्रू द रिबन और इनर कैनुला को हम निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं, राइट। ये है पार्ट्स। नेक्स्ट, क्लीनिंग। इनर कैनुलर ट्यूब को हमें कैसे, या कैनुला को या ट्यूब को कैसे क्लीन करना है? ट्रेन द पेशेंट टू क्लीन द ट्यूब सेल्फ विद द हेल्प ऑफ ए मिरर। एक मिरर के हेल्प से पेशेंट खुद ही इनर कैनुला को निकाल के क्लीन करके वापस से फिक्स कर सकता है। इनर ट्यूब थ्रू क्लीनिंग ऑफ द
ट्यूब इनसाइड एंड आउटसाइड व्हेन रनिंग वाटर. हम इनर ट्यूब को निकाल के उसको रनिंग वाटर में अंदर और बाहर दोनों ही फ्लोइंग वाटर से क्लीन कर सकते हैं. देन स्टरलाइजेशन ऑफ द ट्यूब इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 to 10 मिनट्स. अब हम उसको क्या बोलेंगे, 5 to 10 मिनट्स बॉइल करो. देन आफ्टर दैट क्लीन विद द नॉर्मल सलाइन एंड रीइंसर्ट. राइट, ये वाला प्रोसीजर आप मैंने किया होगा आप लोगों ने. आफ्टर दैट क्लीन द नॉर्मल सलाइन एंड रीइंसर्ट. नॉर्मल सलाइन से क्लीन करके वापस से रीइंसर्ट कर दिया. आउटर ट्यूब नॉट टू रिमूव, क्लीन द ट्यूब प्लेट्स with saline soaked gauze thoroughly. अब जो आउटर ट्यूब है उसे हमें निकालने का नहीं है बाकी, लेकिन उसके चारों तरफ जो है स्किन को केयर करना है और उसके ऊपर अगर कुछ सेक्रेशंस हो तो क्लीन करना है. राइट, नेक्स्ट क्लीनिंग आउटर ट्यूब. अब आउटर ट्यूब को क्या करना है, चेंजिंग द टाई ऑफ द आउटर ट्यूब. पहले हमें जो आउटर ट्यूब का जो टाई है उसमें से जो थ्रेड है उसको हमें चेंज करना है. इफ इट इज फिक्स्ड, अप्लाई टू फिक्स ट्यूब इन पोजिशन. हम जो वो थ्रेड को लगा रहे हैं, दोनों तरफ से रहता है ना, दोनों तरफ से धागा बंधा रहता है थ्रेड. तो हम जो आउटर को हम जब लगाते हैं तो वो थ्रेड को हमें आउटर को लगाने के बाद अगर आपको थ्रेड को फिक्स करना है नया वाला, जैसे बोलते हैं ना कि आउटर को क्लीन किया तो हमने उसमें नया थ्रेड लगा दिया, फिक्स कर दिया, वो इजी है. लेकिन हमने आउटर को निकाले बिना हमें थ्रेड चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, नया थ्रेड लगाने के बाद जो पुराना थ्रेड है उसे खोलेंगे. राइट, उसके बाद वो नए थ्रेड को बांध देंगे. ऐसे नहीं कि कंप्लीटली निकाल के फिर लगाने में लगे हैं, ऐसे नहीं करना है. हमें पहले क्या करना है, हमें पहले थ्रेड को या जो धागा हमने बांधा है उसको लूज करके पहले नए को भी इंसर्ट करना है. उसके बाद पुराने को निकाल लूज करके निकाल के नया बांधने के बाद उसको निकाल के साइड में से निकालना है. ये नहीं कि पूरा निकाल के नया लगाना है. नए को उसके अंदर इंसर्ट करके ट्रैकेस्टोमी आउटर कैनुला में इंसर्ट करके फिर उसको बांध के ही पुराने को हमें निकालना. नहीं तो क्या होगा, ये यहाँ से निकलने के चांसेस है ना, थोड़ा भी कफ करेगा आउटर कैनुला बाहर आ जाएगा. राइट, तो इसलिए हमें चेंज व्हेन इट इज डर्टी, जब वो खराब हो धागा तभी चेंज करो. इफ इट शुड नॉट टू टाइट और लूज, 1 फिंगर गैप होना चाहिए. 1 फिंगर गैप रख के ही हमें थ्रेड को टाई करना चाहिए. Then changing the tie self-bottom not to be made by the patient. पेशेंट को स्पेशली ये भी बताना है कि जब आप टाई को चेंज करते हैं तो खुद से ना करें, किसी से करवाएं, वो ज्यादा बेहतर है. राइट, नेक्स्ट स्किन केयर. स्किन केयर के लिए क्लीन द स्किन अराउंड द ट्रैकेस्टोमी ट्यूब विद सलाइन सोक्ड गॉज. सलाइन सोक्ड गॉज से क्लीन कर सकते हैं. क्लीन द स्किन अराउंड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब क्लीन एंड ड्राई. मॉइस्ट ज्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वहां पे इचिंग स्टार्ट हो सकता है. देन उसके चारों तरफ चाहिए तो वैसलिन गॉज इज हेल्पफुल टू प्रिवेंट एक्सकोरिएशन ऑफ द ट्यूब अराउंड द ट्यूब. एक्सकोरिएशन मतलब जो उसके चारों तरफ का जो स्किन है वो कटना फटना ना हो, इसलिए हम ड्राई होके वो कट खिंच जाता है ना, तो वो ना हो, एक्सकोरिएशन ना हो, इसलिए हम उसको वैसलिन से गॉज से लगा देते हैं उसके अराउंड. राइट, नेक्स्ट है सक्शन एंड ह्यूमिडिफिकेशन. सक्शनिंग के लिए सक्शनिंग ऑफ द ट्रकिया इज डन वेरी जेंटली, नॉट मोर देन 5 to 10 सेकेंड टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया. जब भी हम सक्शनिंग करते हैं हाइपर ऑक्सीजनेशन करना होता है बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर बोथ. बिफोर प्रोसीजर आपको 100% ऑक्सीजनेशन देना है पेशेंट, उसके बाद फिर सक्शनिंग करना है, फिर उसके बाद भी ऑक्सीजनेशन करना है, नहीं तो इट कैन कॉज हाइपोक्सिया. ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर प्लेस humidification of the air, place a wet gauze on the top of the tracheostomy tube. This help in humidifying and inhaling air and filters the dust. अब क्या करना है, हमें ट्रैकेस्टोमी के ऊपर जो हमने ट्रैकेस्टोमी बनाया है उसके ऊपर उसको एयर को ह्यूमिडिफाई करना है. कैसे करेंगे, हम एक सलाइन गॉज को मतलब गॉज को वेट करके नॉर्मल सलाइन में, उसके बाद उसके ऊपर ऐसे शीट की तरह बिछा देंगे. तो क्या होगा, जो बाहर से हवा जा रही है अंदर वो ह्यूमिडिफाई होके जाएगा और बाहर का जो डस्ट पार्टिकल है वो भी अंदर नहीं जाएगा. राइट, तो सक्शनिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन बहुत जरूरी है. देन स्पीच थेरेपी. अब पेशेंट को, ट्रैकेस्टोमी वाले पेशेंट को कैसे बात करना है, तो पेशेंट को, द पेशेंट शुड बी टॉट हाउ टू टॉक. Then take a deep breath and then close the tracheostomy tube with the finger and then speak 1 or 2 word. 1 या 2 से ज्यादा वर्ड स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए बोलना है. राइट, then again take a breath and do it likewise. Means जब भी हम पेशेंट को स्पीच थेरेपी के लिए बोलते हैं तो पेशेंट को सबसे पहले बोलेंगे डीप ब्रीथ लो, उसके बाद देन
एक फिंगर से ट्रैकियोस्टोमी की ओपनिंग को क्लोज करें और फिर उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करें। उसमें भी 1 या 2 वर्ड ही बोलना है, उससे ज्यादा नहीं बोलना है। फिर रिलैक्स करना है, थोड़ा सा सांस लेने के लिए बोलेंगे और उसके बाद वही सेम प्रोसेस को रिपीट करने के लिए बोलेंगे। तो एकदम से पूरा अक्षर तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 1-2 वर्ड से स्टार्ट करके स्पीच को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी के थ्रू मीडियम से हम नॉर्मल कर सकते हैं, राइट। तो ये स्पीच थेरेपी। ओके, तो आज का सेशन के अंदर इतना ही था। पहले हमने ओस्टोमी केयर के बारे में देखा, ओस्टोमी केयर क्या होता है, उसमें कितने टाइप्स के इनपुट्स ओस्टोमीज होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। फिर कोलोस्टोमी का जो स्किन है उसका, स्टोमा का केयर कैसे करना है, क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग्स है, वो सारे देखा। कोई बता सकता है क्या असेसमेंट फाइंडिंग्स है? असेसमेंट फाइंडिंग्स क्या क्या है? स्किन एंड कलर चेक करना है हाँ, और चेक करना है स्टोमा एडिमा, एडिमा, वेरी गुड। स्टोमल प्रोलैप्स, स्टोमल प्रोलैप्स, रिट्रैक्शन, पेरिस्टोमल रिएक्शन, पेरिस्टोमल रिएक्शन, हर्निया, पेरिस्टोमल हर्निया, है ना। तो ये सारी चीजें असेसमेंट फाइंडिंग में है। फिर कलर ऑफ द स्टोमा कौन सा नॉर्मल कलर होना चाहिए? रेडिश, रेड टू अगर आपको पिंक, दिखा एकदम से वो बैग ओपन किया और आपको दिखा कि एकदम ब्लैकिश हो गया है, तो इसका मतलब नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, टिश्यू डेथ, है ना। ओके, फिर कोलोस्टोमी का वीडियो देखा। वीडियो से आपको और ज्यादा क्लियर हुआ होगा कि कैसे केयर करना है, कैसे बैग को चेंज करना है। कोलोस्टोमी इरिगेशन, कोलोस्टोमी इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए भी पेशेंट को बताना है कि डेली 21 दिन लगेगा उसको हैबिचुअल बनाने के लिए, और उसके बाद कैसे करना है वो प्रोसीजर बता के देना है पेशेंट को, है ना। तो ऐसे करके मिस्टर टी अपना मीटिंग्स वगैरह कर सकता है, कोलोस्टोमी इरिगेशन का हैबिट बन जाएगा तो, है ना, कर सकता है ना। तो यस, तो कोलोस्टोमी एक ऐसा नहीं है। पेशेंट का जो मेन अपना नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगा वो रहेगा बॉडी इमेज डिस्टरबेंस, बिकॉज बॉडी इमेज डिस्टरबेंस रहेगा ही रहेगा। पेशेंट को हम एजुकेशन दे के उनकी फीलिंग्स को वेंटिलेट करा के हम उन्हें प्रॉपरली एजुकेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि इससे भी हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, है ना। ओके, तो आज का सेशन कंप्लीट है। आप लोग को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो तो फिर आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। आज का सेशन उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, हम उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट। कल का सेशन भी क्लियर था, कल भी कोई डाउट नहीं था, आज भी कोई डाउट नहीं है मतलब। आज का टॉपिक फैमिलियर है, कल का भी फैमिलियर था। ओके, तो फैमिलियर वाला टॉपिक जो नहीं था उसमें से भी कोई डाउट नहीं है? नहीं, वो टाइम पूछा है ना जब भी लेक्चर। ओके, एग्जाम नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई भी डाउट हो तो आप कोई भी टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। ओके, Thank you, Sister Sneha, for that wonderful session. We can see you with another topic tomorrow. Thank you all for joining today. Bye. बाय।